Hello everyone, welcome to Rajmantra IS Academy. Today we are going to continue our series Himachal Pradesh Administrative Services टारगेट प्रीलिम्स 2021। सो इस सीरीज में अब हमारा इकोनॉमिक कंपोनेंट चल रहा है और इकोनॉमिक कंपोनेंट में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री को हम हर उस डायमेंशन से कवर अप करने वाले हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि हम इससे ज़्यादा एनालिटिकल ना जाएं, बिकॉज प्री में आपको एनालिटिकल नहीं आता। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। सो इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री इज बेसिकली हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। इसकी इंपॉर्टेंस ओवरऑल इकोनॉमी में भी बढ़ती जा रही है एंड नाउ इट इज सेड कि डेवलप कंट्री वही है जहां पर जिसका पोर्शन जीडीपी में इंडस्ट्री से ज़्यादा आता हो। ठीक है, तो यही सारे डायमेंशन में टच करने हैं कि कैसे इंडिया इज ऑल्सो एस्पायरिंग टू बिकम अ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, व्हाट आर द पॉलिसीज प्लान्स विच आर गोइंग टू मेक दिस हैपन फॉर इंडिया। एंड अगर बात करूं स्टार्टिंग की, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज अ कॉन्सेप्ट, सो स्टार्ट विद द यूज ऑफ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पेसिफिकली जैसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें जो इंग्लैंड में आपका रहा है 1750s के बाद, सो वहाँ पर हम देखते हैं कि देयर वाज न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज विद रिस्पेक्ट टू स्टीम इंजन एंड ऐसी बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज की। एंड जब उसके न्यू डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जब आपका इन्वेस्टमेंट भी साथ में जुड़ जाता है, देन यू सी एक्सपोजर और एक्सपोजन कि आपका एक पूरा एक एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। सो उस समय पर भी हुआ। सो इट्स द स्टोरी स्टार्ट्स विद दैट एंड यहाँ पर आपका जो इंडस्ट्री 1.0 जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड देन इसके बाद हम जंप करते हैं जहाँ पर अब आपके पास मशीन तो ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड मशीन के साथ साथ अब आपको एक नया आइडिया पता लग चुका है। दैट आइडिया इज टू हाउ टू मेक प्रोडक्शन फास्टर। कैसे आप प्रोडक्शन फास्ट कर सकते हो, या जिसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन कर सकते हैं कि एक ही समय पे या कम समय में आप बहुत सारी प्रोडक्शन कर सकें। तो दैट इज मास प्रोडक्शन एंड हाउ इट वाज मेड पॉसिबल, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ असेंबली लाइंस एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स आ चुका है जो कि कांस्टेंट है और आपको काफ़ी समय तक इंडस्ट्री को रन करने में आपको हेल्प कर सकता है। इवन यू कैन रन दिस इंडस्ट्री फॉर 24 आवर्स ऑल्सो एंड फिर आप यहाँ पे मास प्रोडक्शन कर सकते हो। असेंबली लाइन का मतलब होता है कि आपने एक सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया कि जहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आपका बॉडी को मोल्ड किया जा रहा है तो मोल्ड हो रही है, एक स्पेसिफिक यूनिट है जहाँ पे मोल्डिंग की जा रही है गाड़ियों की, फिर उसको नेक्स्ट उसी असेंबली लाइन के ऊपर नेक्स्ट जो पर्सन है या फिर मशीन्स हैं वो क्या काम करेंगी, उसको पेंटिंग का काम करेंगी एंड फर्दर उस पर मशीन्स इक्विपमेंट लगाने का काम करेंगी। तो पूरी एक लाइन में आपका प्रोसेस डिफाइंड है। हर एक पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ दिस प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड काम किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की बहुत फास्ट प्रोडक्शन होनी शुरू हुई। ठीक है, इसका बड़ा सा इजी सा एग्जांपल आप अगर समझो कि जब आप मोटरसाइकिल्स की या फिर मोटर बाइक्स की या फिर हम बोले कार्स की रेस देखते हो, स्पेसिफिकली फार्मूला 1 रेस आप देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कार हॉल्ट लेती है तो एवरी पर्सन नोज व्हाट ही नीड टू डू। किसी को टायर चेंज करना है, किसी को फ्यूल फिल करना है, किसी को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करनी है टू द ड्राइवर एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें सबका रोल क्लियर है। तो यही आपका असेंबली लाइन पर होता है, एवरी वर्कर नोज हिज रोल एंड इसने बहुत ज़्यादा पूछ दिया इंडस्ट्रीज को। दिस वॉज इंडस्ट्री 2.1। तो इस तरह से आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती चली गई है। वर्ल्ड ओवर का एक स्टेज हम देख रहे हैं यहाँ पर। देन उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे एंड दे विल टेक ओवर द होल ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ, जहाँ पे आपके कंप्यूटर्स, गैजेट्स, ऑटोमेशन भी आपके पास आ जाएंगे। नाउ यू डू नॉट रिक्वायर मच लेबर देयर, यू डू नॉट रिक्वायर मैनुअल लेबर। आप जो है डायरेक्टली ऑटोमेशन पे आ सकते हो। आपकी मशीन जो है वेल्डिंग, पेंटिंग, डेंटिंग, ये सब कुछ काम जो है मशीन्स कर देंगे। बस आपको उस कन्वेयर बेल्ट पे पर नज़र रखनी है। एम्प्लॉय जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है या फिर इंडिविजुअल्स हैं, लेबर हैं या फिर सुपरवाइजर, उसका काम बस ये रह गया कि उनको बस नज़र रखनी है सारे प्रोसेस पे। एंड देन नाउ यू हैव प्रेजेंटली जिस एज में हमें, दैट इज इंडस्ट्री 4.0, जहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम मतलब अब इंटरनेट ऑफ थिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। जैसे आपको यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग, ऐसे प्रीलिम्स में इस तरह
तरह का क्वेश्चन बनाया गया जहाँ पर आपकी हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, चाहे आपके फ़ोन के साथ आपका वॉच कनेक्टेड हो, चाहे आपके वॉच या फ़ोन के साथ आपका पूरा रूम कनेक्टेड हो, या इसी तरह से पूरी इंडस्ट्री, आपकी कार भी कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो ये आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कई बार आपको पूछ ले जाते हैं इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और इसी के साथ अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, तो काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे अदरवाइज। सो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अगर हाउ दिस जर्नी वॉज, तो हमने ऑलरेडी ये जर्नी कवर अप की थी फ्रॉम 1948। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की थी 1948 की, कि कैसे गवर्नमेंट केम विद द प्लान कि अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंडस्ट्रीज लगानी है, गवर्नमेंट की या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज अब टेक ओवर करेंगी या काम करेंगी मेनली आपके सभी उन सेक्टर्स में जिनको आज हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के नाम से जानते हैं, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, चाहे आपकी इनिशियली स्टील प्रोडक्शन हो, हैवी इंडस्ट्रीज में, कैपिटल गुड्स, सभी में गवर्नमेंट्स का रोल था। वी विल डिस्कस दिस पार्ट अगेन। देन यू हैव वेरियस अदर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। अब पहले आपको इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता था दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दीज इंडस्ट्रीज। अब उस पर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, सो हमें इन पॉलिसीज में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर यूपीसी पर्पस वी नीड टू रीड देम एटलीस्ट, बट नाउ फॉर योर प्रिलिम्स पर्पस स्पेसिफिकली HPAS के लिए अगर मैं बोलूँ, सो ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि इनको कैसे कवर अप किया जाता है, तो विल सी दैट। एंड देन वी हैव ऑलरेडी कवर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जिससे स्पेसिफिकली हम रिफॉर्म्स के पर्पज से जानते हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पर्पज से जानते हैं। वी हैव कवर दिस एंड जो स्पेसिफिक रिफॉर्म्स हैं वो जैसे जैसे सेक्टर्स आ रहे हैं हमारे, उनको हम कवर अप करते जा रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर कर लिया है और आज हम इंडस्ट्री कर रहे हैं। सो ये जब टाइमलाइन है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें आज हम डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, पहले आपको जो टॉपिक कवर अप करने होते थे, स्पेसिफिकली अगर बात करूँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 की, तो आपको पहले एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता था कि व्हाट वर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स या वेरियस डायमेंशन ऑफ दैट पॉलिसी, पहले आता था। ठीक है, तो उस पर्पज से आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती थी, जैसे कि ये एक एग्जांपल है आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 का। तो इसमें हमने ऑलरेडी बात किया है इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पे गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स जो है वो बढ़ाई गई, और कई सेक्टर्स में तो गवर्नमेंट की मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली गई, चाहे हम बात करें एटॉमिक एनर्जी की, या फिर हम बात करें आपकी आर्म्स एम्यूनिशन प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी की। तो यहाँ तो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। ठीक है, ये उस टाइम एस्टैब्लिश कर दिया गया था, या 1948 के इस रेजोल्यूशन में ये बात बोल दी गई कि गवर्नमेंट विल बी द मेन अथॉरिटी और द ओनली अथॉरिटी हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेक्टर। बट इसके पार्ट कई सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेटिंग रोल में थी। तो गवर्नमेंट की इसके अलावा भी कई सारे एरियाज़ में डोमिनेशन बनी रही। आपको यहाँ हम कह सकते हैं मोनोपोली भी बनी रही कुछ हद तक, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन्स एंड टेलीफोन सर्विसेज एंड ऐसे ही बाकी सारे आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में थे। आपकी शिप बिल्डिंग ये गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज दिस इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव, बहुत पैसा लगता है इसमें। सो ये गवर्नमेंट के हाथ में थी। हमने डिस्कस किया था पहले ये कि कैसे जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, ये गवर्नमेंट की इनिशियली पॉलिसी थी, बिकॉज इट न्यू कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना पैसा इतने समय तक इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट नीड टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, महान लॉबिस्ट मॉडल हो गया, या फिर इससे पहले हमने हॉरल्ड डॉबर मॉडल किया था, उस समय हमने ये डिस्कस किए थे पॉइंट्स। ठीक है, देन फर्दर देवर अदर थिंग्स जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये छूट दी गई कि वो भी पार्टिसिपेट करे, एंड इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज उन्होंने भी अपनी डोमिनेशन बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक किया भी। अब ये हो गए वो सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, देन ऐसे सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है बट गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है। देन यू हैव एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बना रही है कि विच नीड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, सभी को फॉलो करना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो आपके पास प्राइवेट एंटरप्राइजेस आ चुके हैं, लेकिन स्टिल द गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस है वो इतना रिजिड है जिसका आगे चल के हम खामियाजा भुगतेंगे। 1991 में आपको इनको रिलैक्स करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हुआ था, जिसको हम लाइसेंस राज बोलते हैं ना। यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म दैट इज लाइसेंस राज। वो यहीं से शुरुआत हुई है 1948 के इस रेजोल्यूशन से, बिकॉज यहाँ पे आपने कई सारी इंडस्ट्रीज पे रेगुलेशन लगाए, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे
फॉरेस्ट मटेरियल्स हो या फिर ऐसी कई छोटे छोटे सेक्टर जैसे रबर मैन्युफैक्चरिंग, इनके ऊपर भी जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर रेगुलेशंस हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी इंडस्ट्री लगेगी, कितनी मशीन्स लगेंगी, कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा मटेरियल, वो सारा भी इसमें डिफाइन किया गया। तो इतनी रिजिडिटी के साथ प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे फंक्शन कर रहा था। और यू कैन से कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप इन पॉलिसीज़ पर कर सकते हैं, बिकॉज आपने फ्री हैंड नहीं दिया कभी इंडस्ट्री को। और जब आपने दिया 1991 के बाद से, तो यू आर नाउ नो कि इंडिया जो है compete कर रहा है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर्स, वर्ल्ड MNCs के साथ बहुत अच्छे से compete कर रहे हैं। और कुछ एरियाज में तो वी आर बीटिंग देम ऑल्सो, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जो है स्पेसिफिकली अबाउट द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस, उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो यू हैड वेरियस एरियाज, इसको आप देख सकते हैं। आई एम जस्ट क्विकली कवरिंग इट बिकॉज दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू लेट यू नो एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको अब अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस करने भी हैं, देखने में, तो बस ये डायमेंशन देखिएगा, इससे डिटेल में मत जाइएगा। मैं आपको हैंड आउट दूंगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। बट लिमिट योर सेल्फ, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है था। जो आगे के टॉपिक होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसे आपके पास और भी टॉपिक्स आ जाएंगे। तो हमने देखा है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि SEZ, जैसे SEZ हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज SEZ या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ SEZ। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाते कि इसका बेनिफिट क्या है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है, या फिर इंडिया में वेदर इट इज़ परफॉर्मिंग वेल और इट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मच एक्सपोर्ट आइटम या क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट आइटम, उस पर नहीं आते क्वेश्चन। आपको सिंपली आता है व्हाट इज़ SEZ एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ द पॉलिसी रिगार्डिंग दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं SEZ होता क्या है। तो SEZ एज अ टर्म अगर इसको हम देखें तो दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल क्या है? दैट इज आपने एक एरिया डिफाइन कर दिया है, एक स्पेसिफिक लोकेशन डिफाइन कर दिए कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी ऑफ वेरियस गुड्स, ठीक है, वेरियस गुड्स। जैसे फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, फैक्ट्रीज आपकी ऑल ओवर इंडिया लगती है, हर एक स्टेट में हर एक तरह की है, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि हिमाचल में आपके पास बद्दी एक पूरा सेक्टर है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स बनते हैं, ऐसे आपके पास अलग अलग सेक्टर्स है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ऑफ वेरियस स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। अब स्पेशल क्या है कि आपने एक लोकेशन आइडेंटिफाई की कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम ये एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों को और प्रोड्यूसर्स को भी कुछ स्पेशल रिलैक्सेशंस रहेंगे। और ये रिलैक्सेशन हम क्यों देना चाह रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम चाहते हैं कि इन सेक्टर में इस तरह की प्रोडक्शन की जाए जिसको हम आगे और कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकें। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्रिएटिंग दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज टू एनहांस इंडियाज कैपेसिटी फॉर एक्सपोर्टिंग द थिंग्स, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए है। और इसके साथ साथ बिकॉज आप इंडस्ट्री को ग्रो करवाना चाह रहे हो, इस वे में आप चाह रहे हो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो आके इन जोन्स में इन्वेस्ट करे। सो आप अल्टीमेटली क्या चाहते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होगी तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। हमें पता है इंडिया का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो उसको वहाँ से निकाल कर हमने इंडस्ट्री में लेके आना ताकि हम अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सकें, जो कि अल्टीमेट टारगेट है इंडिया का। एंड तो इसके लिए 2005 में इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लेके आए, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि हाउ वी कैन एनहांस द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और कैसे स्पेशल जोन एरियाज डिफाइन किए गए। फिर हर एक स्टेट ने अपने एरियाज डिफाइन करने शुरू किए कि इस एरिया में अगर आके आप बिजनेस करोगे तो आपको कई सारी रिलैक्सेशन मिलेंगी, चाहे कंसेशनल रेट पर लैंड हो, चाहे टैक्स में आपको टैक्स हॉलिडे मिल जाए कि अभी आपको इनिशियली कुछ ईयर तक टैक्स ना देना पड़े, और ऐसे ही इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल उस पर आपको डिस्काउंट या रिलैक्सेशन मिल गया, ठीक है। इस तरह से कई सारी चीज़ें की गई फॉर दिस पर्पस, सो ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो एंड वी गेट अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पे बिकॉज इंडिया में कंसर्न रहता है दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज जो इंडिया में है वो काफ़ी रिजिड है और बहुत सारे हैं, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं टू द इंडस्ट्रीज, उनको नया बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। और फॉरेन इन्वेस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रहते हैं दैट हाउ दे कैन एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्री, ठीक है, बिकॉज दे आर न्यू टू योर लॉज एंड कमर्शियल लॉज एंड अदर इंडस्ट्रियल लॉज। तो उनके साथ बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है बिकॉज आपने एक ही डायमेंशन के लिए कई सारे लॉज बना रखे। सो हेयर दे वर बेसिकली गिवन काइंड ऑफ रिलैक्स्ड
एटमॉस्फेयर सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, और जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा। सो व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज फर्स्ट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी तो एनहांस करनी है, देन एक्सपोर्ट का मेन फोकस रहेगा आपको ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ानी है, चाहे अपने विद इन इंडियंस इन्वेस्ट करें चाहे फॉरेन आके इन्वेस्ट करें, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है ताकि हम ग्रो करा सकें इस सेक्टर को। एंड देन अकॉर्डिंगली बिकॉज आप कोई नया जोन क्रिएट कर रहे हो फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो आपको रोड नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हो सकता है आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी देनी पड़े, एंड साथ ही आपको रेल कनेक्टिविटी और कई सारी और भी चीज़ें सुविधाएं देनी पड़ेंगी। देन ओनली दिस न्यू हब विल बी एस्टैब्लिश एज अ इंडस्ट्रियल हब और इंडस्ट्रियल जोन। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि 2005 में आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड या एक्सपोर्ट एनहांसमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डेवलपमेंट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें हम दे क्या रहे हैं, वी आर गिविंग रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लॉज, उसमें रिलैक्सेशन है, और कई सारे इंपोर्ट्स के लिए भी रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। बिकॉज अगर आपने किसी और इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल अगर आप SEZ के बाहर कुछ चीज़ मंगाते हो बाहर से, तो हो सकता है आपको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़े, बिकॉज आप यहाँ पे SEZ में जो चीज़ें आप बनाओगे ये अल्टीमेटली आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो इस करके आपको जो भी रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना ही पड़ रहा है वो कंसेशनल रेट पर आप मंगा सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ SEZ। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड इन दिस वे कि मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी एक्सपोर्टेड। अब आपके एग्जाम में एक और चीज़ आ सकती है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब होता क्या, पहले ये बताता हूँ फिर से क्राइटेरिया पे आता है। देखो, इंडस्ट्री हमने देख ली, हमने डिस्कस किया, अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लेकिन इंडिया का जो मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला एरिया है वो ये बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, बिकॉज यहाँ तो मशीन्स डोमिनेट करने लगी है। बिकॉज जैसे आपका ऑटोमेशन सेक्टर है, वहाँ पे आपका आजकल देख रहे हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या ज़्यादातर अब जो है एक ट्रेंड चल रहा है कि एम्प्लॉयज़ की, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा रही है। Why so? Because companies are more or now oriented towards automation, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज सिस्टम लगा रही हैं ताकि उनको कॉस्ट कम आ सके। तो कार वगैरह बनाने में चाहे पेंट हो, चाहे उसकी क्राफ्टिंग हो, या शायद और भी बाकी जो टेक्निकल इसमें रिक्वायरमेंट्स है, उसमें अब जितना हो सके वो कोशिश कर रहे हैं टू ऑटोमेट दैट। ठीक है, और डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं, तो लेबर की आपको कम रिक्वायरमेंट अब कम हो रही है। सो इंडिया में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें तो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट देने वाला वो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो फैक्ट्रीज़ हैं जो बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी आपके हर एक इलाके में एक कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। कोई नट बोल्ट बना रहा है, कोई कारपेंट्री का काम कर रहा है, ठीक है, कारपेट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं। और इसी में अगर आप आगे ऐड कर लो, तो जैसे अभी मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूँ, तो हो सकता है सर कोई सिर्फ सीट कवर बना रहा हो, कोई सिर्फ एक ग्रिप बना रहा हो आपकी स्टीयरिंग व्हील का, ठीक है, कोई आपके सिर्फ जो हेडलाइट्स हैं उनके कवर्स बना रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, और इन्हीं को बोला जाता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस। अब इसमें क्या पर्पज़ है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको हम सपोर्ट करें इन अ पर्टिकुलर वे, ताकि ये ग्रो कर सके। हम इनकी ग्रोथ चाहते हैं, और गवर्नमेंट ने इनको टारगेट करते हुए कई सारी स्कीम्स भी निकाली हैं। उन स्कीम्स का मैं आपको अभी ओवरव्यू दूंगा, ताकि ये सेक्टर ग्रो कर सके। बिकॉज एग्रीकल्चर के बाद अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई सेक्टर देता है तो वो ये MSME सेक्टर ही है जो दे रहा है। अब MSME सेक्टर की हम ग्रोथ चाहते हैं, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्पज़ से भी, और साथ ही इसका जो कंट्रीब्यूशन है इन योर ओवरऑल एक्सपोर्ट, जो GDP का कंट्रीब्यूशन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो GDP में आपका जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चर सेक्टर का, जो कोई चीज़ें बना रहे हैं, उनका अराउंड 12% आ जाता है। और ऐसे ही आपका जो सर्विस सेक्टर है उसका अराउंड 20% के आसपास उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो इसे देखते हुए गवर्नमेंट वांट दिस टू इंक्रीज, गवर्नमेंट इसको काफ़ी इंक्रीज करना चाहती है। इसका सिग्निफिकेंस अभी सेक्टर का हम देखेंगे, और इस करके लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कई सारे इसमें चेंजेस भी किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें लेके आए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट एक बूस्ट देना चाह रही है। सो
ये सारी चीज़ें क्या होता है कि एमएसएमई सेक्टर को कई सारी रिलैक्सेशन रहती है, बहुत सारे गवर्नमेंट के कमर्शियल लॉज के लिए भी और इंडस्ट्रियल लॉज के लिए भी कम फॉलो करने पड़ते हैं या फिर रिलैक्स रूल्स फॉलो करते हैं। एंड साथ ही गवर्नमेंट से इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने के लिए कंसेशन भी मिल जाता है, लोन भी मिल जाते हैं। अब कंसर्न कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब आपने इंडस्ट्री को बोल दिया कि आपको हम एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं क्योंकि आप एक छोटी इंडस्ट्री हो, ठीक है, याद रखना, क्योंकि आप एक छोटी इंडस्ट्री हो तो आपको हम चाह रहे हैं एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्मॉल इंडस्ट्रीज, आपने बोला कि आप बिकॉज अभी बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो हम आपको एक प्रोटेक्टिव हैंड में रखना चाहते हैं। दिस इज अ प्रोटेक्टिव हैंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इस प्रोटेक्टिव हैंड में हम आपको रखना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बचा के रखें, संभाल के रखेंगे ताकि आप ग्रो कर सको, बिकॉज आप बहुत से घर जुड़े हैं आपके साथ, बहुत सारी फैमिली जुड़ी हैं, तो आपको यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड किस वे में? दैट रूल्स में रिलैक्सेशन है, ठीक है। लोन्स की फैसिलिटी मिल जाती है, बैंक से लोन्स की फैसिलिटी मिल जाती है। एंड ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बहुत सारे इनको और भी बेनिफिट देती है विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, आपका वाटर सप्लाई आ जाएगी, एंड ऐसी कई और भी चीज़ें इसमें आपकी आ जाती है, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज कि किनको आप ये बेनिफिट दोगे, इसको दोगे या इसको दोगे या इसको दोगे, ये कैसे डिफाइन होगा? फिर आप क्राइटेरियाज बनाते हो कि अगर आपका बिजनेस जो है वो 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर बोलते हैं इसको, कि आपका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ के कम है तो आपको हम ये बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो आपको हम अपने प्रोटेक्टिव हैंड्स में रखेंगे और आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आप ये बोल दो कि हम आपको ये क्राइटेरिया रख रहे हैं, तो जो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं ये ग्रो कैसे करेंगे? क्योंकि अगर जब ग्रो करेंगी तो वो इस क्राइटेरिया के बाहर हो जाएंगी। किसी ने अच्छा बिजनेस किया, कोई अच्छा बिजनेसमैन निकला, उसने 1 की जगह 2 करोड़ का बिजनेस कर लिया, अब उसने 1 की जगह 2 करोड़ का बिजनेस कर लिया। सो व्हाट दिस विल लीड टू, इसका कंसर्न कहाँ पे आएगा? दैट नाउ वो तो इस प्रोटेक्टिव हैंड से बाहर हो गया, तो ये सारे बेनिफिट उसको मिलने खत्म हो गए। तो ये काइंड ऑफ उसके लिए डिसइंसेंटिव हुआ। कैसे? क्योंकि अब वो अगर ग्रो करेगा तो ये सारे हाथ से उसके निकल जाएंगे, देन अल्टीमेटली ही विल नॉट बी एबल टू सस्टेन हिमसेल्फ और ग्रो फर्दर। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्राइटेरियाज को चेंज किया है। ओल्ड क्राइटेरियाज की बात नहीं करेंगे, अब वो नहीं आएगा उस पर क्वेश्चन। आप न्यू क्राइटेरिया याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ने इसी पर्पज से, गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड कि हमने नए क्राइटेरियाज बनाने हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, और लिमिट्स को इंक्रीज़ करना है कि माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है और मीडियम कौन है, इन लिमिट्स को इंक्रीज़ करेंगे। अब लिमिट्स इंक्रीज़ की गई फॉर द पर्पज़ की ग्रो कर सके, तो कितनी कितनी की गई ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा आपको रिगार्डिंग द लिमिट। सो लिमिट किस बेसिस पे डिसाइड होती है? पहली बात, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है प्लांट में, मशीनरी लगाने पे या इक्विपमेंट लगाने पे, या फिर एनुअल टर्नओवर में। 2 क्राइटेरियाज हैं। या फिर देखा जाता है कि आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है प्लांट और मशीनरी पे, या फिर देखा जाता है कि आपने ओवरऑल बिजनेस कितना किया है, दैट इज योर एनुअल टर्नओवर, ठीक है। सो दोनों क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे। एंड अब आपके पास सर्विस सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड बाकी सर्विसेज सेक्टर भी इसमें इंक्लूड है और क्राइटेरिया सेम कर दिया गया। ये याद रखना, पहले आपका एमएसएमई सेक्टर के लिए डेफिनेशंस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया थे, जिसकी हम बात करें कि प्रोटेक्टिव किसको प्रोटेक्शन देनी है, वो जिस क्राइटेरिया वो डिफाइन होता था वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, सर्विस के लिए अलग था। अब आपका दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया, तो हम इस टेबल में देखेंगे कि सबके लिए सेम क्राइटेरिया कैसे हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होंगी? वो इंडस्ट्रीज जहां पर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में जो है वो 1 करोड़ से कम है, या फिर आपके पास जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है। तो 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला या फिर 1 करोड़ से कम इन्वेस्ट करने वाला जो है आपका कवर हो जाएगा अंडर माइक्रो इंडस्ट्रीज,
ठीक है। और एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कारपेंट्री का किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। हिमाचल में कारपेट का बहुत है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा लेता है, कोई और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पहाड़ी टोपी बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो अगर उनका 5,000 से कम का टर्नओवर है तो दे विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी। नाउ माइक्रो पे आते हैं। माइक्रो में आपके पास यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो आप स्मॉल में आ जाओगे, या फिर आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से लेके आपका 50 करोड़ तक है, ठीक है। 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप स्मॉल में आ जाओगे। तो सबको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया और सबको अलग तरीके से बेनिफिट भी दिए जाते हैं। और फाइनली मीडियम में क्या आएगा? मीडियम में आपके पास आएगा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखें तो 50 करोड़ से ऊपर वाली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आएगी 10 करोड़ से 50 करोड़ तक, या फिर एनुअल टर्नओवर आपका 50 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, कई जगह पे अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे आपको इस नंबर्स में, ठीक है। तो बी वेरी श्योर जो आपको राजमोत्रा इंस्टीट्यूट पे इस लेक्चर में बताया जा रहा है वही ऑथेंटिक सोर्स है, बाकी सब आप छोड़ दो। अगर आप चाहोगे किसी को कन्फ्यूजन होगा तो मैं गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आपको निकाल के दे दूंगा, और डायरेक्टली आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वेबसाइट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज जो जून 2020 में नोटिफिकेशन आया था जिसके बेसिस पे आपने MSME एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया है, गवर्नमेंट ने 2006 में ये एक्ट बनाया था MSME के डेवलपमेंट के लिए, MSME डेवलपमेंट एक्ट, उसके अंदर अभी आपने इसमें चेंजेस किए हैं इस क्राइटेरिया में जून 2020 में, और अब ये इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, ठीक है। और क्योंकि ये रिसेंट की बात है तो एग्ज़ाम में आ सकती है, इस करके आपको ये सारे नंबर याद करने हैं, ठीक है। इस करके आपको ये सारे क्राइटेरिया जो है याद करने हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्मॉल क्या है जहाँ पे आपकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, मीडियम क्या है जहाँ पे 50 करोड़ से कम की टर्नओवर है, एंड आपका फाइनली स्मॉल आपकी 50 करोड़ से कम की टर्नओवर है, एंड फाइनली आपका मीडियम में आपकी 2.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, ठीक है। तो इस तरह से इनको याद कर लीजिएगा। टेबल बनाया हुआ है मैंने आपके लिए, और इस PPT का PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको रेफर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ MSME सेक्टर, तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है विच सम टाइम मे बी आस्क्ड, बट नंबर नहीं पूछते, आपको इन जनरल ट्रेंड पूछ लेते हैं। सो आफ्टर एग्रीकल्चर दिस इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। अभी आपने लॉकडाउन में भी देख लिया, बड़ी सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और इससे हमें ये पता लगता है कि कितने ज़्यादा लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है। जो आपकी लेबर क्लास पूरी सिटीज़ से गांव की तरफ वापस भागी, तो ये सारे वो यहीं पे काम कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ अब इसकी जो कंट्रीब्यूशन है 6.11% है इन द GDP मैन्युफैक्चरिंग की, मैंने आपको 11 आई स्टैंड करेक्टेड, ये 6.11। देन आपके पास 24% के आसपास सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन द GDP, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर, एंड गवर्नमेंट इसे इंक्रीज करना चाहती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2025 तक हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी बना ले अपने आप को। थोड़ा सा अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, बट सी हाउ द थिंग्स टर्न अराउंड। क्या हम इस परिस्थिति में जो अभी आप देख रहे हो इसमें क्या हम कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो विल सी, जिसे गवर्नमेंट बोलती है आपदा में अवसर, तो क्या हम इसे एक अवसर की तरह स्वीकार करने वाले हैं या इस पर कुछ करने वाले हैं, विल सी दैट। बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट वांट कि अगर हमें $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है तो इसके लिए ज़रूरत क्या है, हमें इस सेक्टर को जो है इसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए इन द GDP, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। और एक्सपोर्ट में हम चाहते हैं 45% कॉन्ट्रीब्यूशन के अराउंड इसका। और इस सेक्टर की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर ये ग्रो करता है ना, तो इंडिया में एक इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं कि सबका भला हो रहा हो, वो भी बढ़ता है कि सब एक साथ ग्रो कर रहे हो। कैसे होता है वो? क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। किसी ने अपने गांव कस्बे में ही एक इंडस्ट्री लगा ली है, आसपास के लोग को एम्प्लॉयमेंट देगा, खुद भी ग्रो करेगा, 10 फैमिलीज और ग्रो करेंगी, तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ वाला मॉडल। तो गवर्नमेंट वांटेड कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और ये तभी हो सकती है जब आप ऐसे सेक्टर्स को प्रमोट करें। बड़ी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करके आपको फ़ायदा नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा अब,
ठीक है, वहाँ पे नहीं हो पाएगा बिकॉज नाउ दे अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो उसके पास पैसा भी होगा और वो मशीनरी में पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे अगेंस्ट दिस थिंग कि वो लोगों पे पैसा खर्चें या लेबर को ज़्यादा इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो वो कैपिटल इंडस्ट्री इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनती चली जाती है। दो फैक्ट और भी हैं इसके रिगार्डिंग बैंकिंग सर्विसेज एंड ऑल। इससे बेटर मैं आपको ये दिखाता हूँ रिगार्डिंग स्कीम्स। ठीक है, तो अब वो बाकी जो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैं स्कीम्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, इन स्कीम्स को आपको डिटेल में करना है। स्कीम का डॉक्यूमेंट भी आपको मिलेगा, अलग से हम प्रोवाइड करेंगे। सो गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स निकाली ताकि इस सेक्टर को ग्रो करवाया जा सके। क्या है वो स्कीम? मुद्रा स्कीम। सबसे पहले मुद्रा स्कीम निकाली गई कि आपने इन जो स्मॉल सेक्टर्स हैं इनको जो है सपोर्ट करना है एंड लोन प्रोवाइड करना है एट कंसेशनल रेट्स विदाउट इनमें मोस्ट ऑफ द केसेस विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, कि आपने कोई सिक्योरिटी नहीं लेनी है, लोन देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे लोन्स की फैसिलिटी इनको दी गई और अलग से एक मुद्रा बैंक बनाया गया। दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आपने एक मुद्रा बैंक बनाया जिसका फुल फॉर्म जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक रखा गया। ठीक है, ताकि जो लोन बैंक देंगे इन इंडस्ट्रीज़ को, इन एंटरप्रेन्योर्स को, उसको देने का पैसा कहाँ से आएगा, वो आपको फर्दर ये बैंक प्रोवाइड करने वाला है जिसे गवर्नमेंट फंड करेगी। ठीक है, दैट इज़ वन। तो इसके रिगार्डिंग आपने पढ़नी है बिकॉज में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया वाले जो है स्कीम्स भी आते हैं। इसको डिटेल में पढ़िएगा, मैं हैंड आउट प्रोवाइड करूंगा, बट अदरवाइज खुद भी आपने बनाया या नहीं बनाया तो इनको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है आपको। ये स्कीम से आपको इन चीज़ों पर क्वेश्चन आएगा मेनली आपको। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना कि SC/ST के लिए क्या बनाया है। जैसे आपका स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया जो है वो स्पेसिफिकली वुमेन एंड SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है और इनको कवर अप करना है। देन यू हैव MSME संबंध। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा आपको। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल ऑफ दिस इज बेसिकली कि MSME संबंध क्या है कि गवर्नमेंट की, हमने देखा PSU कंपनीज भी हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज भी है गवर्नमेंट की, तो उनको ये लिमिटेशन दिया गया या उनको एक रिक्वायरमेंट दिया गया कि जब भी उनको कोई सामान की ज़रूरत पड़े तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो ये MSME सेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको मैंने बोला कि MSME सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर है जो आपका पब्लिक PSU जिसको हम गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इन वेंटिलेटर बनाने। अब वेंटिलेटर बनाने के लिए आपने भेल ने आपने देख लिया भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने कई सारे वेंटिलेटर्स के ऑर्डर गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो वेंटिलेटर बनेंगे तो उसके लिए आपको कई सारी चीज़ें चाहिए होंगी। आपको पाइप चाहिए होगा, आपको जो नोज़ पे लगने वाला मास्क है वो चाहिए होगा, और ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये कहाँ से प्रिकॉर की जाएंगी? खुद नहीं बनाते हैं इनको, ये फर्दर प्रिकॉर करते हैं फ्रॉम द अदर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? तो गवर्नमेंट सेज कि यू नीड टू प्रिकॉर, आपको पब्लिक प्रिकॉरमेंट जो है आपकी वो इन लोगों से, इन सेक्टर से होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी जो है वो ये सेक्टर होना चाहिए ताकि ये सेक्टर भी सस्टेन कर सके, ग्रो कर सके। सो दैट इज व्हाट दिस MSME संबंध स्कीम इज ऑल अबाउट। ऐसी कुछ और भी स्कीम्स हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। मैं इनको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एक बार रीडिंग दोगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, एक बार ध्यान से देख लीजिए। किसी में कोई कंफ्यूजन आया तो आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं क्लास के एंड में फिर से रिपीट कर दूंगा, तो ज़रूर उसको रेफर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज इंडस्ट्री, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? ये पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडिया में उसकी ग्रोथ को नापने का तरीका है, उसको देखने का तरीका किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कि वो ग्रोथ की डायरेक्शन में जा रहा है या पिछड़ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या अदरवाइज, उसको देखने का तरीका है। देखो, जैसे थर्मामीटर होता है बुखार नापने के लिए, आपका ब्लड प्रेशर नापने के लिए अभी एक इक्विपमेंट है, एंड ऐसे ही आपके पास अलग अलग। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप करने से पहले वो कुछ बेसिक टेस्ट कर लेता है। आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लेगा, आपका टेम्परेचर टेस्ट कर लेगा, एंड ऐसे ही अभी आजकल कोरोना पैंडेमिक की वजह से आपका जो है ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर लिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें चेक की जाती है। तो ऐसे ही पूरी इंडस्ट्री के हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट को आप जो है उसका स्टैटिस्टिक इकट्ठा करो और फिर देखो इंडिया में इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। उससे बेटर है आप कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो।
कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो जिसकी बेसिस पे आप ये बता सको कि इंडिया की इंडस्ट्री ग्रोथ किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रही है, कि इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री का। ठीक है, तो इसी को इंडेक्स बोला जाता है, इसी को हम इंडेक्स बोलते हैं। और ये सब जगह सेम जो मैं आपको समझा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, सब जगह अप्लाई होगा। जब भी इंडेक्स वर्ड आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि सब कुछ नहीं, सारी इंडस्ट्रीज नहीं या सारे डायमेंशन या सारी यूनिट्स नहीं कवर अप की जाती। ठीक है, जैसे सेंसेक्स की हम बात करते हैं, शेयर मार्केट में हम सेंसेक्स की बात करते हैं, तो शेयर मार्केट में भी सेंसेक्स की बात करोगे तो सारे के सारे जितने भी शेयर्स जो हैं वहाँ पर लिस्टेड हैं वो सब के सब की बात नहीं करते, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक शेयर्स होते हैं जिनकी हम ट्रेंड देख के हम मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे आईआईपी के लिए भी करते हैं या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। इसका कुछ इसमें फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात, कौन ये डेटा कलेक्ट करता है, वो आपका अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, पहली बात। अब आपको एक कंपैरिजन करना है कि इस साल कितना ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर से, या फिर ओवरऑल आपने ट्रेंड देखना है कि कितनी ग्रोथ चल रही है। तो आपको एक नंबर चाहिए होता है, एक ईयर चाहिए होता है, जिस ईयर के कंपैरिजन में आप हर एक चीज़ देखते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने देखना है कि ये पर्सन कितना टॉल है इससे, ठीक है, और तीनों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल का नंबर ले लेता हूँ कि ये एक इंडिविजुअल है और ये मेरा बेस रहने वाला है। बिकॉज ये बोलेगा कि मैं इससे बड़ा हूँ और ये बोलेगा मैं इससे, ये भी बोलेगा कि मैं इससे बड़ा हूँ। ठीक है, और ये दोनों बोलेंगे कि हम तो इससे बड़े हैं, तो हम में बड़ा कौन। ठीक है, तो आपको एक बेस लेना पड़ता है, एक ईयर लेना पड़ता है किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर, अभी बेस ईयर क्या है कि आपने एक बेंचमार्क रख लिया कि ये इंडिविजुअल जो है इसके बेसिस पे हम बाकियों को कंपेयर करेंगे। तो अगर मेरे को इसकी हाइट कंपेयर करनी है तो मैं बोलूँगा कि ये इससे 2 इंच छोटा है, ये इससे 4 इंच छोटा है, ठीक है, एंड ये इससे जो है 2 फुट जो है छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं एनालाइज करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि ओवरऑल इनका कंपैरिजन एक दूसरे से भी अगर करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं, या फिर इनको हम एक सीक्वेंस में सेट कर सकते हैं। तो यही बेस ईयर होता है आपका। सो यहाँ पे आपको जब इंडस्ट्री की ग्रोथ देखनी है कि 2020-21 में कैसी रही, 19-20 में कैसी थी, या जब आपकी बीजेपी गवर्नमेंट से पहले आपका यूपीए गवर्नमेंट थी 2013-14 में, तो उस समय क्या ग्रोथ थी, और उसके कंपेयर अगर हम 2020 और 21 को करें तो कैसे आएगा। तो आप ये कंपैरिजन करने के लिए एक बेस ईयर लेते हो। उस बेस ईयर को अभी इंडिया ने या फिर आईआईपी ने सेट किया हुआ है, वो है आपका 2011-12। ये इंफॉर्मेशन जो डिस्कस कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आईआईपी क्या है? इट इज़ अ इंडेक्स टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्रीज। सेकंड, इसमें बेस ईयर हम क्या लेते हैं 2011-12, ताकि हम इन ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकें। तीसरी बात, इसे कंपाइल मंथली बेसिस पे किया जाता है, ये मंथली डेटा आता है, कई बार न्यूज़ में आपको मिल जाएगा। और ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इस इंडेक्स में कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको बेस माना जाता है, जिनको बेसिक इंडस्ट्रीज़ माना जाता है। हमने बेसिक इंडस्ट्रीज पहले भी डिस्कस किया था टर्म, कि इसमें आपकी कई सारी इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, जैसे रिफाइनरी, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट इंडस्ट्री एंड और कई सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो ये जो पूरा का पूरा आपका इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स में ये जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं या बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका 40% का कंट्रीब्यूशन रहता है। इनका डेटा जो है 40% के आसपास यहीं से डेटा लिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इन कोर इंडस्ट्रीज़ को आपको अगर सेट करना हो कि किसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है इस डेटा में, ठीक है, किसका पार्टिसिपेशन इस डेटा में वेटेज के लिए ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एनालाइज करने वाला हूँ। सो गवर्नमेंट क्या चाहती है, जैसे अगर हम चाहते हैं कि एनालाइज करना है कि ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, ये आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री है जिसकी आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम ये पूरा एनालाइज करें तो हमारे पास कौन से एरियाज़ को हमने फोकस करना है। जैसे आप इंडस्ट्री की ग्रोथ चाहते हो तो आप एग्रीकल्चर को ज़्यादा वेटेज नहीं दोगे, ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर को इसमें बाहर रखोगे या फिर इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, वैसे भी हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। या फिर इसमें आप जो है
वेटेज, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेटेज देनी है किसी कंपोनेंट को, तो मैं आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सो उसको कम वेटेज देना चाहूँगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कम वेटेज देना चाहूँगा, बिकॉज मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये देखूँ कि इंडिया का जो इंडस्ट्री सेक्टर उसका ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड कैसे देखा जाता है कि इंडस्ट्री में, जैसे अगर मुझे किसी फैक्ट्री में ये देखना है कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कितनी परफॉर्मेंस चल रही है, तो बड़ा अच्छा तरीका उसका ये है कि बस मैं उनके बिजली के बिल देख लूँ कि ओवरऑल इनके बिजली के बिल कितने बढ़ रहे हैं पहले से, क्योंकि उससे मुझे क्या पता लग जाएगा कि इंडस्ट्री चल रही है कि नहीं, ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्री चलेगी तो बिल आएगा, नहीं चलेगी तो नहीं आएगा। तो मैं हर एक फैक्ट्री का जाके ये देखूं कि कितना प्रोडक्शन इन्होंने किया, उससे इजी तरीका मेरे पास क्या है कि बस मैं जाके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक डेटा ले लूं कि ओवर द ईयर्स इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैसी रही, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी तभी यूज़ होगी जब प्रोडक्शन होगी। लॉकडाउन में कुछ प्रोडक्शन नहीं था, बिल ज़ीरो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आपको इंडेक्स में चीज़ें वेट देना होता है। तो हम यही करते हैं कि हमें यहाँ पर अगर वेटेज देनी है, तो मैंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का नाम लिया तो मैं उसको वेटेज ज़्यादा दे दूंगा। ऐसे ही मैं, बिकॉज हम एनर्जी के लिए आपका क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं या फिर उसको रिफाइन करके यूज़ करते हैं, तो रिफाइनरी को वेटेज हम दे देंगे, रिफाइनरी इंडस्ट्री को। ऐसे आप अलग अलग तरीके से वेटेज देते हो, ठीक है, फॉर द पर्पस कि हमें ओवरऑल ट्रेंड दिख जाए। बिकॉज अगर कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, कैसे पता लगेगा? आप ये देख लो कि कितनी सीमेंट की बोरियां बिक रही हैं, ठीक है, आप ये देख लो सीमेंट की कितनी बोरियां बिकी ओवरऑल इंडिया में। बिकॉज सीमेंट क्या यूज़ होगा, खाने के लिए तो यूज़ नहीं होगा, तभी यूज़ होगा जब हमें कुछ बनाना है। तो बना रहे हैं तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल करे, चाहे गवर्नमेंट करे या फिर कोई कंपनी करे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम वेटेज देकर ये देख लेते हैं कि ये इंडेक्स कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये इंडेक्स कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है, कि हमें पता लग जाएगा ट्रेंड की किस डायरेक्शन में जाना है। अब इसमें किसी को कम वेटेज मिलती है, किसी को ज़्यादा वेटेज मिलती है, ठीक है। जैसे स्कूल में आपका रिजल्ट बनाना है तो किसी को कम वेटेज देके, किसी को ज़्यादा देके आप अल्टीमेटली पूरा ओवरऑल रिजल्ट डिसाइड करना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज अगर आपने देखना स्कूल में बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये मत देखो कि जो स्मार्ट स्टूडेंट है उसने कैसा परफॉर्म किया। अगर टीचर की परफॉर्मेंस जज करनी है तो आप जो वीक स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस देखो, तो उसको वेटेज ज़्यादा दो। तो ऐसे ही अगर आप वेटेज में इसको सेट करोगे तो सबसे ऊपर आपके पास रिफाइनरी आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगा, देन स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, ऐसे ही फिर फर्दर आपके पास नेचुरल गैस एंड सीमेंट आएगा, फिर एंड लास्ट में आपके पास फर्टिलाइजर आएगा। इसका मैं आपको एक नंबर दिखा देता हूँ कि किसकी कितनी वेटेज है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। वेटेज का नंबर याद मत करना, बस आप इतना याद करना कि इनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। वो सीक्वेंस आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज कितनी है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है और लास्ट में कौन है, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो बस उस पर्पज से समझिएगा, थोड़ा सा एक बार इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको या चीज़ें याद हो जाएंगी। खुद से एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक फ्लो चार्ट कि पहले रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर सीमेंट, फिर कोल, एंड देन यू हैव क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो बस एक बार इस तरह से गो थ्रू हो जाइएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर and the important one is now the present government। 2014 के बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोग्राम दैट इज मेक इन इंडिया। क्या चाहते हैं हम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाए। जैसे चाइना एक एक्सपोर्ट हब है, वर्ल्ड की फैक्ट्री बोलते हैं हम चाइना को, तो इंडिया को भी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना चाहते हैं, या फिर इंडिया को हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऐसी हो जिसको हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो 2014 में इसको लेके आया गया। क्यों किया जा रहा है सब कुछ? अल्टीमेटली टू जनरेट रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कंट्री की जीडीपी ग्रो करे, इसी पर्पज से हम ये कर रहे हैं। सो 2014 में ये स्कीम आया, ये प्रोग्राम आया, और इसके बहुत सारे डायमेंशन है। मेन बात ये है कि हम क्या चाहते हैं कि इंडिया को हमने ट्रांसफॉर्म कर देना है फ्रॉम इनटू अ ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। हम चाहते हैं कि इंडिया डिज़ाइन करे अब, ठीक है, सिर्फ दूसरे कंट्री के जो डिज़ाइन की हुई चीज़ है सिर्फ उसको हम रेप्लिकेट ना करें। जैसे चाइना भी इसी बेसिस पे है कि यूएस में सारी डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होती है, बिकॉज मास प्रोडक्शन जो हमने अभी बात किया था सस्ता पड़ता है, ठीक है। सो इकॉनमी ऑफ स्केल जिसको बोलते हैं कि आप इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हो कि आपको पर यूनिट जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ
दे ट्राई टू दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि यहीं पर डिज़ाइन हो, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो। अगर जैगवार की कार बन रही है तो नेक्स्ट मॉडल इंडिया में डिज़ाइन होना चाहिए और इंडिया मैन्युफैक्चर होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी ट्राइंग टू टारगेट हियर। सो इसमें हम क्या चाहते हैं फर्दर, हम इसके लिए क्या कुछ करने को तैयार हैं, या गवर्नमेंट इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ फैसिलिटीज़ देने को तैयार है। सो इट वांट कि इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाए, ईजी किया जाए कि वो ईजिली आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। और ये ईजी इन्वेस्टमेंट या ईजी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे जब हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसमें हम इसी बात डिटेल में करेंगे। देन इंडिया में आप स्किल डेवलपमेंट करो ताकि सिर्फ लोग कॉपी ना करें, डिज़ाइन भी करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आएंगी। एनकरेज इनोवेशन, कॉपीराइट का जो कंसर्न रहता है कंपनीज का, वो सब कुछ दूर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम और कवर अप करते हैं, दैट यू कैन सी। तो इसमें दोनों की पार्टिसिपेशन चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज जो है वो स्टेट सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। फैक्ट्रीज जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, लेबर भी जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन भी साथ में चाहिए ताकि दोनों मिलकर ये उद्देश्य जो है वो अचीव कर सके। नाउ फर्दर कुछ और चीज़ें आपको जो याद रखनी है वो ये स्कीम कौन चला रहा है। जब भी कोई स्कीम का नाम आए तो ये देखो कि कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्कीम को चला रही है। तो ये प्रोग्राम कौन चलाने वाला है, दैट इज दिस इज बेसिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसे चलाने वाली है। और नोडल एजेंसी किसको बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही यू हैव अ डिपार्टमेंट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, वो इसको चलाएगा। सो ये नोडल एजेंसी होगी इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा अंडर दिस प्रोग्राम। अब कुछ समय बाद गवर्नमेंट को लगा कि हमें कुछ और भी इंडस्ट्रीज इसमें ऐड करनी है, कुछ फोकस एरियाज डालने पड़ेंगे, तभी ये पूरा जो सेक्टर है वो ग्रो करेगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक टर्म निकाला, जिस टर्म को बोला दैट इज चैंपियन सेक्टर। तो मेक इन इंडिया 2.0 निकाला, ठीक है। एक नया जनरेशन आया इस प्रोग्राम में, इस पूरे फ्रेमवर्क में, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को हम फोकस में रखें और उनकी ग्रोथ के लिए पॉलिसी बनाएं एंड उसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड और चीज़ें करें। कौन सी है, दिस इज़ अ लिस्ट, इसको आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कैपिटल गुड्स, ऑफकोर्स कैपिटल गुड टारगेट रहेगा, बिकॉज हमने देखा था कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैपिटल गुड इंडस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो कैपिटल गुड इंडस्ट्री विल बी द फोकस। देन यू विल बी हैविंग ऑटो एंड ऑटोमेशन के जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं वो। देन यू हैव डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन भी अलाउ कर दी है। वो इसीलिए किया है बिकॉज पहली बार इससे क्या होगा, पहला आपको बेनिफिट होगा दैट इज कि इंडिया में चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी एंड इंडिया जो है अपने डिफेंस के लिए भी, अपना डिफेंस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। तो ये दोनों उद्देश्य जो हैं गवर्नमेंट के पूरे होते हैं। और तीसरी बात, आपका ऑलरेडी जो रेवेन्यू है वो भी बाहर नहीं जाएगा फिर, ठीक है। वो भी आपका जो है बाहर नहीं जाएगा बिकॉज आपको अभी आप यूएस से, इजराइल से या फिर रशिया से इक्विपमेंट्स खरीदते हो डिफेंस के, अगर इंडिया में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए तो यू डू नॉट नीड दैट। तो आप, इंडिया चाहता है कि डिफेंस में और एरोस्पेस में हम अच्छे से यहीं पर प्रोडक्शन करें। देन यू हैव बायोटेक के फील्ड में हिमाचल में बहुत कुछ काम हो रहा है, स्पेसिफिकली बद्दी जो रीजन है, बद्दी में काफ़ी कुछ काम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। एंड देन यू हैव फार्मास्यूटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब ये देखो कि हिमाचल में फार्मास्यूटिकल का और मेडिकल डिवाइसेस का बहुत अच्छा स्कोप है और प्रेजेंटली गवर्नमेंट भी फेवर में ही है बिकॉज डबल इंजन सरकार चल रही है ना, सेंटर और स्टेट में दोनों की सेम। सो वो हेल्प, और आप देख रहे हो काफ़ी बूस्ट भी मिल रहा है इस सेक्टर को, ठीक है। स्पेसिफिकली हिमाचल में काफ़ी बूस्ट है इन दी सेक्टर, बायोटेक हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया या फिर केमिकल्स हो गए, इसमें काफ़ी बूस्ट है। एंड देन यू हैव इंकरेजमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड अदरवाइज, ठीक है। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर या अदरवाइज ये आपको आपके यूपी, बिहार या जहाँ पे यू हैव गुड सोर्स ऑफ कैटल्स आप कह सकते हो, वो जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, देयर यू हैव दिस थिंग एंड इंडस्ट्री भी अकॉर्डिंगली आपको अवेलेबल वहीं पे मिलेंगी। सो और भी इसमें आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। हमने एग्रीकल्चर में भी देखा था कि गवर्नमेंट अलग से फूड प्रोसेसिंग के हब्स बना रही है, ठीक है। बहुत सारे ई मार्केट से उन्हें कनेक्ट कर रही है ताकि इनकी प्रोडक्शन, इनकी प्रोसेसिंग एंड अल्टीमेटली इनको इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट भी प्रोवाइड किया जा सके। तो दिस इज अबाउट दिस specifically।
specific part. इसके बाद we'll talk about new and different topic that is गोइंग टू, अभी तक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, IIP वगैरह जो डिस्कस किया सब कुछ इंडिया में था। अब हम देखेंगे इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे अगर हमने प्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कि इंडिया को अब हमने रेट करना है कि वर्ल्ड ओवर इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए। तो फॉरेन इन्वेस्टर को इस बात को इजी बनाने के लिए कि वो समझ सके कि कौन सी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर उसके लिए ईज रहेगा या कहाँ पर वो बहुत ईजी तरीके से या कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकता है, तो ग्लोबल लेवल पर एक सिस्टम बनाया गया जिसको वर्ल्ड बैंक ने 2003 में लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड द इन्वेस्टर द इंफॉर्मेशन दैट विच कंट्री दे कैन प्रेफर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। तो अब हर एक कंट्री में होड़ लग गई है टू अपने आप को इस इंडेक्स में अच्छा दिखाने की, एक हायर रैंक प्राप्त करने की। और आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रही है कि हम जो इस एज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्राइटेरियाज हैं उसमें टॉप 10 में एटलीस्ट आ सकें, या फिर एटलीस्ट अभी तो जो टारगेट देख रहे हैं हम उसमें टॉप 50 में आने की कोशिश रहे गवर्नमेंट की। अब ये होता क्या है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की कि कितना आप इजी बना सकते हैं, तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने इन्वेस्टर्स को आप एक ऐसा माहौल दो जहां पर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें एंड दे फील कि उनके हाथ में कंट्रोल है ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस लगाने आप गए हो तो आपको रजिस्ट्री में फंसा लिया, या फिर आपको रजिस्ट्री नहीं हो रही है, रजिस्ट्री होगी लैंड नहीं मिल रहा, किसी का और का कब्जा हो रखा है, फिर लिटिगेशन है, कोर्ट में आपको टाइम लग रहा है, वो सब कुछ हो गया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस तरह की डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। देन आपको मार्केट का एक्सेस नहीं है, डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, एंड और तरह के कंसर्न्स है। तो बहुत सारे एक बिज़नेस से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और ये जो इंडेक्स है, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है, ये यही काम करता है। इन सारी परेशानियों का एक इंडेक्स बनाया, उनको वेटेज दिया है कैलकुलेशन के लिए, और वर्ल्ड ओवर लेवल पे हर एक कंट्री को इन पैरामीटर्स पे चेक कर लिया था। तो ये कंट्रीज़ का रिपोर्ट कार्ड हो जाता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं इन एरियाज़ में। ठीक है, तो एरियाज ही बताती है फिर बाद में, जैसे स्कूल में बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो बताया जाता है ना कि कहाँ पे आपने गलती की, कहाँ इंप्रूव करना है। तो वर्ल्ड बैंक अपनी इस रिपोर्ट में भी हर एक कंट्री को बताता है, और ऐसे ही इंडिया को भी आइडिया लगता रहता है कि कहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक है, कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब इसमें एनालिसिस में और नहीं चाहूँगा कि जो ये रिपोर्ट बनाया जाता है सिर्फ सिटीज़ से डेटा कलेक्ट करके बना लिया जाता है। दो इंडिया हैज़ इस कंसर्न कि क्यों हम सिर्फ सिटी से ही क्यों डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, यू नीड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अदर एरियाज़, तभी आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, उसको हम छोड़ सकते हैं। आप बस ये समझिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन देता है, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, 2003 में सबसे पहले आया। अभी का स्टेटस है, अभी आपका 2019 का डेटा है हमारे पास लेटेस्ट। सो हेयर यू हैव वेरियस क्राइटेरियाज, जिसके हिसाब से इंडिया का जो है 69 रैंक है, एंड इसमें कुछ नया डेटा आ जाएगा अपडेटेड, तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। और अब इसमें देखते हैं कॉम्पोनेंट्स। अब इसमें हम देखते हैं कॉम्पोनेंट्स की क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आप जो है कहीं से, इस सर्कल में कहीं से भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कितना टाइम लगा, फिर लेबर हायर करोगे, लेबर को हायर करना कितना इजी या डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लेबर लॉज बहुत सारे हैं। इंडिया में 40 के आसपास सेंट्रल लेबर लॉज हैं, और स्टेट के मिला लूँ तो 400 के आसपास स्टेट के भी हैं। तो इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस जितने होंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी, कॉम्प्लेक्स होगा उतनी दिक्कत होगी इन्वेस्टर को समझने में। तो फिर आगे एम्प्लॉयज़ को हायर करना, बिकॉज हायर करना ईजी होता है, फायर करना मुश्किल होता है, उसको निकालना मुश्किल है। तो उसको कैसे करेक्ट करें वो भी एक कंसर्न रहता है। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली यू हैव कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोन लेना पड़ेगा आपको, इंडस्ट्री लगानी है तो उसका क्या फीचर है। तो ये सारे करते करते आपके पास ये टोटल 10 इंडिकेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये सारे 10 इंडिकेटर्स बन जाते हैं, और इन्हीं 10 इंडिकेटर्स पे और 10 पैरामीटर्स पे वी आर बेसिकली मेक दिस रिपोर्ट। इसी पैरामीटर पे आपकी रिपोर्ट बनती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। 2003 में शुरुआत हुई, इंडिया का रैंक 63 है अभी, लेटेस्ट आ जाएगा तो विल ऐड दैट ऑल्सो। 2019 का डेटा है अभी, एंड देन दीज आर द 10 पैरामीटर। सारे पता नहीं होने चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपको इतना पता हो एटलीस्ट, स्टार्ट ऑफ बिजनेस, देन कलेक्टिंग लोकेशन, असेसिंग फाइनेंस, एंड इसी तरह से आपको कुछ कुछ ओवरव्यू भी रहेगा। तो आप आराम से क्वेश्चन कोई भी आ जाए इसके ऊपर आप आंसर कर लोगे। ठीक है, सो
दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस इंडस्ट्री टॉपिक। आपको इसका पीपीटी PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन द टेलीग्राम चैनल, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जो एड्रेस है लिंक मिल गया है टेलीग्राम चैनल में, आपको मिल जाएगा। और इसके पार्ट अगर कोई भी क्वेरी कंसर्न हो रिगार्डिंग इकॉनमी तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 8837636013। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको प्रॉम्प्टली कोशिश होगी आंसर करने की। सो जो भी क्वेरी कंसर्न हो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इलेबोरेट टॉपिक होगा, बिकॉज काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी इसमें, तो इसको ध्यान से समझना है ज़रूरी और इसको कितना ईजी समझाया जा सके वही मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर इज़ गोइंग टू बी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, कि GDP क्या होता है, ठीक है, आपको नेशनल इनकम क्या होता है, ऐसे ही और भी चीज़ें हम डिस्कस करें, कोशिश करेंगे एक ईजी तरीके से। तो यू नीड टू बी प्रेजेंट इन दैट क्लास बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।